नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, एक तरफ हमारे देश में एक अलग ही किल्लत और अलग लाइनों का दौर फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव प्रचार के अभियान पर निकल चुके हैं, और वो तमाम अपने अभियानों में ये बता रहे हैं कि देश में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो खुद घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो प्रधानमंत्री की बात है उसको वो पूरी तरीके से जो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं, उल्टा वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन प्रधानमंत्री कुछ अलग वजहों से घबराए हुए हैं। ये बहुत एक अजीब सी बात उन्होंने कही कि अलग वजहों से घबराए हुए हैं। एप्स्टीन से लेकर के अदानी तक वो सबको जोड़ के बात कर रहे हैं। इन सब ये सारी परिस्थितियां तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के हालात देश में है उसको लेकर के प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आम जनता लाइनों में लगी है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष तो अब ये नारा दे रहा है कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। ये जो हालात बने हैं ओवरऑल, प्रधानमंत्री आखिर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, गलत फैला रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी बल्कि दिखा रहा है कि लाइनें लंबी लंबी कतारें लगी हैं, कई जगह पे पुलिस जो है वो लाठीचार्ज भी कर रही है, कई जगहों से महिलाओं के बेहोश हो जाने की खबरें आई इन लाइनों में। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ओवरऑल सरकार कहां है इस पूरे मामले में, प्रधानमंत्री कहां है, और प्रधानमंत्री को लेकर के जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, देश में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, वो कितना सही है, कितना जायज है, क्या वो सवाल उठना चाहिए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सरकार जो है जब आप मुद्दों की बात करेंगे ना, चाहे वो पश्चिम एशिया के अंदर जो संकट है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे भारत के अंदर हो रहा है, चाहे बाहर हो रहा है, जब आप इश्यूज की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो सरकार कंप्लीटली बैकफुट के अंदर, कंप्लीटली बैकफुट पर है। और वो किसी भी चीज का जवाब खुद नहीं देती आकर के। आज सुबह से आपने एक खबर देखी, सुबह से प्लांट चल रही है कि भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हमारे जो भारत आने वाला तेल है उसको अलाउ कर दिया जाएगा हार्मूज के जरिए। ठीक, ये बात सुबह से हर जगह सूत्र प्लांट करने में लगे हुए हैं। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कहा है, वो एक ट्वीट कर दे ऑफिशियल, क्या दिक्कत है उसमें? भाषण तो नहीं देंगे, वो सवाल जवाब तो बंद हो गए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था आपने, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बाकायदा घोषणा की गई शुरू के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते टाइम, कि आज हम आपका कोई सवाल नहीं लेंगे। ठीक, आज ये खबर प्लांट की गई कि हार्मूज के जरिए हमारा तेल आयात होता रहेगा। इसमें विदेश मंत्री एक ट्वीट कर देते, बाइट दे देते, संसद चल रही है कोई बात नहीं। पेट्रोलियम मंत्री को तो आप ढूंढते ही रह जाइए, वो मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने इतने महान काम कर रखे हैं कि अब वो जनता के सामने आ नहीं सकते, शायद अज्ञातवास में होंगे, पता नहीं मुझे। अब सवाल ये है कि अब एक नई परिपाटी और चला दी। आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री कहते हैं, ये कहते हैं, मैं सिर्फ एक साधारण बात कर रहा हूँ लोकतंत्र की। हमेशा प्रधानमंत्री को करने की बजाय उनकी सरकार का एक बताइए मुझे, एक संकट है या नहीं इस देश और दुनिया के अंदर इस समय? क्या भारत सरकार को सभी विपक्षी दलों को बुला करके एक सर्वदलीय बैठक नहीं कर लेनी चाहिए? क्या बुराई है इसके अंदर? क्या वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर जो परिस्थिति है उस पर संसद में सत्र शुरू होते ही सबसे पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? एक बयान विदेश मंत्री 4 लाइन का देके भाग जाए, होगी चर्चा, होगी डेमोक्रेसी के? इतना बड़ा क्राइसिस है, उसके ऊपर पहले दिन चर्चा नहीं की। तब आप क्या कह रहे थे कि स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करो। अब तो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा भी खत्म होगी। आज राहुल गांधी ने नोटिस दिया कि इस पे मैं बात करना चाहता हूं। क्या किया कि पहले मंत्री बोलेंगे। क्या ये मुद्दा चर्चा का नहीं है? मंत्री को बोलने से किसने रोका है? क्या सरकार को नहीं पता कि पूरे देश के अंदर पैनिक है और क्राइसिस है? और जब राहुल गांधी ने कहा कि पैनिक में देश हो चाहे ना हो, लेकिन पैनिक में प्रधानमंत्री जरूर है, और उसके कारण भी खोल दिए उन्होंने, कारण बता दिए कि एप्स्टीन है कारण और अडानी का केस है कारण। सरकार के पास ना कोई विकल्प है ना कुछ है। सरकार के पास एक ही, जब भी कोई मुद्दा है, सूत्रों को आगे बढ़ा दो। सूत्र की क्या सेक्टिटी है मुझे बता दीजिए जरा एक बार, क्या सेक्टिटी है? जब पूरी संसद चल रही है तो क्या किसी के मुंह में इतना दम नहीं है कि आकर के कह दे कि हमने रिलैक्सेशन ले लिया ईरान से? वेयर इज द प्रॉब्लम? इसका मतलब क्या है कि आप केवल घटिया स्तर की ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आपने यूएन के अंदर देखा एक रिजोल्यूशन मूव हुआ, यूएन रिजोल्यूशन में क्या मूव किया गया? भारत उसमें को स्पॉन्सर बताया गया कि साहब जो ईरान जो मिडिल ईस्ट में तमाम देशों पर हमले कर रहा है वो गैर कानूनी। ठीक, भारत इसका स्पॉन्सर है। और जो अमेरिका और इसराइल ने किया मेरे ख्याल वो तो कानूनी होगा। जो खामनेई के ऊपर जो जिस तरीके से आतंकवादी तरीके से उनकी हत्या की गई जगन ने, वो भी शायद कानूनी होगा। उनकी मौत पर अब तक प्रधानमंत्री की चुप्पी और 2 शब्द का ट्वीट ना आना, वो भी शायद इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप होगा। किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग?
इनको कोई विदेश नीति की समझ भी है क्या? इनको कोई कूटनीति की समझ भी है क्या? इनको ये भी पता है कि राइट साइड क्या होता है, रॉन्ग साइड क्या होता है? वाई दे आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट? आज पूरे के पूरे देश में उन्होंने काल आके खड़ा कर दिया। इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा क्राइसिस, और संसद के अंदर विदेश मंत्री का 4 लाइन का बयान, छुट्टी, कोई चर्चा ही नहीं उस पर। लीडर ऑफ अपोजिशन पहल कर रहा है, उसको कर लेने दीजिए, उसके बाद जब मंत्री जवाब देते चर्चा के बाद, कहां समस्या है? प्रधानमंत्री क्यों ना जवाब दे दे, कोई भी दे दे। लेकिन सवाल ये कि पहले मंत्री बोलेंगे, उसके बाद विपक्ष के नेता को बोला जाएगा, ये क्या मतलब है? विपक्ष को किसने कहा, मंत्री को किसने कहा कि आप मुहूर्त निकलेगा उस दिन बोलिएगा? क्राइसिस अभी है, देश में पैनिक अभी है, लोगों को रीएश्योर करना अब चाहिए या बाद में इंतजार करके आपके मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए? सवाल तो ये भी आएगा ना। तो कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है, कोई सुमोटो स्टेटमेंट नहीं है, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं है, सूत्रों के जरिए खबरें आ रही हैं, फिर आप कह रहे हो हम लोकतंत्र हैं। सवाल तो ये आएगा ना प्रकाश जी, इसका क्या करेंगे? इसका मतलब सरकार का ना तो अपनी इसमें लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई भरोसा है, ना संसद में भरोसा है, ना किसी और चीज में भरोसा है, जो वो उचित समझे उसी में भरोसा है। ऐसे तो संसद वन वे तो नहीं चल सकती ना, वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? पहले विपक्ष कमजोर था, आज विपक्ष का बराबर का संख्या बल है, ये सब देख रहे हैं, तो वो अपनी बात तो कहेंगे ना। भाई विपक्ष का नेता एक नोटिस दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं बोलने दे रहे? और वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो इस देश के लोगों की बात है, चाहे एलपीजी प्राइस वो है, चाहे फ्यूल है, जो भी चीजें हैं। आपने 60 रुपए पहले दिन बढ़ा दिए घरेलू गैस सिलेंडर के, आए प्रधानमंत्री जी बताने के लिए। ये वही लोग हैं 5 किलो 5 रुपया बढ़ने के ऊपर क्या क्या प्रपंच किया करते थे सारे देश के अंदर। तो आज बेसिकली फिर इस सारे घटनाक्रम के बाद जो हुआ, जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया और नहीं किया गया, तो उन्होंने इनके सारे राज उगल दिए। और राज क्या उगले, बता दिया कि देश पैनिक में हो चाहे ना हो, मोदी पैनिक में जरूर है, इसलिए वो देश को कह रहे हैं कि तुम पैनिक में ना रहो। पैनिक में तो मोदी ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप ये बताइए, संसद चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, देश के इतिहास में चौथा विश्वास प्रस्ताव था। एक नेहरू जी थे जो पूरे प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान समय उसमें सदन के अंदर थे। ये पूरे सदन से लेकर जिस दिन से सेशन का सेकंड पार्ट शुरू हुआ है, आज चौथा दिन है, प्रधानमंत्री को देखा किसी ने संसद के अंदर? तो दैट इज हिज लास्ट प्रायोरिटी। ये कैसे होगा बताइए? यार आप फिर कह रहे हो कि हम लोकतंत्र हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर? कल तो प्रचार के लिए निकले हुए थे, कह रहे हो, आज पता ही नहीं। वहां पर सुबह से शाम तक ये सारा हो रहा है। अब विपक्ष नया नारा ढूंढ लिया, स्वाभाविक है, ढूंढना ही था। आज सुबह पार्लियामेंट के अंदर आप देखते किस तरीके से हर कोने में यही नारे गुजरे थे कि सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। कितना एम्बैरेसिंग है। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में ही डेमोक्रेटिक उसमें बात रखना चाहते हैं तो आकर के सदन में देते ना बयान, आके पूरी चर्चा सुनते बैठ करके कि हाँ भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए। अरे उसके हाउस के बड़े के नाते, लीडर ऑफ हाउस के नाते उनको जवाब देना चाहिए इस बात पे कि ये तैयारियां हैं, कोई कष्ट नहीं होगा, हमने सबसे बात कर ली, वही बताएंगे ना। सर एक चीज जो जो अभी आपने नारे का जिक्र किया, जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जरा मैं समझना ही चाहता हूं। बिरला जी आज ही अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लौटे हैं, विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया बिरला जी के व्यवहार के चलते, और सबको पता है आज फिर, लेकिन वो वही बातें दोहरा रहे थे कि मैं विपक्ष को समान मौका देता हूं, बराबर मौके देता हूं, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, सारी चीजें अलग है, महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा था इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को मना किया, वो सब कुछ दोहरा रहे थे। सवाल ये उठता है कि आज ही अविश्वास प्रस्ताव के बाद वो लौटे हैं, पर क्या कोई बदलाव आपको दिख रहा है? एक इतने जरूरी मुद्दे पर जब सदन में चर्चा हो सकती थी, तो क्या आखिर बिरला जी को सदन स्थगित करके जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? नेता प्रतिपक्ष को वैल्यू देने के जो बात होती है, क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी कोई बदलाव आएगा? मैं जरा ये भी समझना चाहता हूं इस ज्वलंत मुद्दे के साथ कि नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। राम प्रकाश जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि छोटी सोच और पांव में मूछ आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जो ये आरएसएस और ये जो सारी फिलॉसफी से जो लोग आते हैं ना, इनका जो एक सीमित दायरा है, ये उससे बढ़ नहीं सकते। आप इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, या आपके पास कोई उससे भी बड़ा हथियार है तो वो भी ले आओ, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको एक बात का पता है कि खुश किसको रखना है। ऊपर के 2 आदमी हैं, वो गुड ह्यूमर में चाहिए, बाकी सारे देश को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए दे गो टू एनी एक्सटेंट, और उसमें अपने धनखड़ का उदाहरण आपके सामने है। जो आदमी अपने आप को आरएसएस का क्या बताया करता है, एकलव्य, कहाँ है वो? और आरएसएस कहाँ है? उसके लिए कोई 2 शब्द भी कहा आरएसएस के किसी आदमी ने? ये सारे लोग अपनी गति को समझते हैं। पद पे अगर रहना है तो जी साहब कहना है। वो जो लोग हैं दोनों के दोनों, उनकी आंखों के मूवमेंट देखते हैं ना आप किस तरीके से होती है।
उसी पे सारा सदन और उसी पे सारी चेयर की पूरी का पूरा रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं उन आंखों से। कल आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी, जब संसद के अंदर नारे लग रहे थे नरेंद्र सरेंडर के, पूरा टाइम 22 से 23 सेकंड का वीडियो था, मैंने भेजा भी था आपको, शायद दिखा नहीं पाया आप। उसमें कहीं पर भी जो नारेबाजी कर रहे थे सांसद, उनके ऊपर वीडियो नहीं था कहीं पर। पूरा टाइम जो संसद भवन का कैमरा था पार्लियामेंट का, वो कहां पे था? चेयर के ऊपर, ताकि दिखे ही ना। नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे थे और कैमरा कहीं और था। तो ये एक साधारण चीज है, ये कभी ठीक नहीं होंगी जब तक ये दोनों लोग सत्ता में। मोदी और शाह की जोड़ी ने हर चीज को अपने लिए इस तरीके से कर लिया है कि उनको अब कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे भारत का मीडिया है ना, एक खबर व्हाट्सएप से आपको प्लांट की जाएगी साउथ ब्लॉक से, वो एक जो सो कॉल्ड जो संपादकों का समूह है आपका, उनके पास एक खबर आएगी, वो कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, उसको यूं का यूं रन डाउन में भेज देगा और उस पर सूत्र लिख दिया जाएगा। ठीक, इतने बड़े बड़े इश्यूज पे आपको पता है हरदीप पुरी को सूत्रों ने क्लीन चिट दे दी, पता है कि नहीं आपको? उसको क्लीन चिट दे दी। ईरान ने हारमूज के जरिए तेल भेजने का काम सूत्रों ने कर दिया। सारे काम सूत्र कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सूत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को एम्बेरसमेंट होगी तो आपने थोड़ी कहा था, सूत्र ने कहा था, सूत्र जाने। और मीडिया इज्जत बेचने से ऊपर उठ ही चुका है। ये जो पूरी परिस्थिति है, आज सुबह राहुल गांधी ने क्या कहा? सामान्य तौर पर मैं कोट कर रहा हूं, सामान्य तौर पर प्रक्रिया ये है कि आप बोलने की अनुमति मांग सकते हैं, ये आस्क फॉर इट, परमिशन मांगी, इसलिए मैंने देश में एलपीजी गैस और तेल की स्थिति पर बयान देने की अनुमति मांगी, राहुल गांधी बोल रहे। लेकिन एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे पहले मंत्री निर्णय लेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री जवाब देंगे। मंत्री जवाब देगा मंत्री निर्णय देगा लीडर ऑपोजिशन के बारे में। हमने तो सुना था कि स्पीकर निर्णय लेते हैं, उन्होंने तो वही संसद कवर की थी लंबे समय। मंत्री निर्णय लेगा, फिर लीडर ऑपोजिशन बोलेंगे, फिर मंत्री जवाब देगा। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ भाई साहब? जरा पढ़ाइएगा सेक्शन, मुझे भी बिड़ला साहब बता दें, मोदी जी बता दें। कल शाह साहब बड़े लंबे लंबे ज्ञान दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा मूल रूप से मुख्य बात यह है कि सभी ईंधन एक समस्या बनने जा रहे हैं, सारे के सारे फ्यूल्स, क्योंकि हमारी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। दोषपूर्ण विदेश नीति ने यह समस्या पैदा की है। अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है। सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, अन्यथा करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह युद्ध मूल रूप से वर्तमान विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह ईरान द्वारा ईंधन की अनुमति देने या न देने से कहीं बड़ा मुद्दा है। देखिए, वो समझ रहा है, वो समझ रहा है। और आपका पेट्रोलियम मंत्री, विदेश मंत्री नदारद है, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, सरकार को कह रहे हैं। मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि अगर उन्हें गहराई से सोचना शुरू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोगों को भारी नुकसान ना हो। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ही इज क्लैरिफाइंग इट। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है। मुझे एक बड़ी समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नेता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, देश के प्रधानमंत्री। इसके पीछे एक कारण है और वो ये है कि वो फंसे हुए हैं। खैर, उन्हें अब यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और हमारी ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंध हम ही करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर वो जो बात व्यक्ति संसद भवन के परिसर में खड़ा होकर कह रहा है, इसमें क्या गलत बात कह दी उसने? बताइएगा आप मुझे। कोई भी जिम्मेदार आदमी यही बात कहेगा। सिर्फ मुझे एक चीज समझा दीजिए, सारे दर्शकों पर मैं सवाल छोड़ता हूं कि जो आदमी उसने संसद के बाहर ये सवाल किया, अगर वो अंदर कर लेता तो क्या बिगड़ जाता? कौन सी लोकतांत्रिक परंपरा आपकी डैमेज हो जाती? और इसके बाद आपके जवाब दे देते मंत्री जी, चाहे विदेश मंत्री जवाब देते, चाहे पेट्रोलियम मंत्री देते। विपक्ष को पर वो कौन कर रहा है? राम प्रकाश जी, आप कॉलिंग अटेंशन मोशन देंगे, वो रिजेक्ट होगा। आप सस्पेंशन, बिजनेस सस्पेंशन का देंगे, वो सस्पेंड होगा। फिर करें क्या आप? ये तो बताइए। पूरा मध्य पूर्व, पूरा पश्चिम एशिया किस क्राइसिस में है और सरकार के लिए नहीं, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है चेयर के खिलाफ, पहले उस पर चर्चा कीजिए। अरे भाई, आप लोगों ने तो तय करना है बैठ करके, वो 2 घंटे बाद हो जाएगा। देश आपकी तरफ देख रहा है कि आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप अपने विम्स और फैंसी के जरिए कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बिड़ला साहब वापस आ गए। बिड़ला साहब के खिलाफ 4 प्रस्ताव और ला के देख लो आप, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? डज इट मैटर? वो तो विजेता होके निकले हैं, संघियों की भाषा में वो तो विजेता होके आए नहीं है, पुनर्स्थापित हुए हैं। वो तो उनकी भाषा देखिएगा आप, वो तो बड़े अद्भुत। कल जिस तरीके से अमित शाह उनके इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे थे, वो चीजें डिफेंड करने लायक नहीं थी।
जो वास्तव में इनका व्यवहार रहा है ओम बिरला का, वो अब तक नहीं देखा गया संसद के अंदर कभी भी, जिस तरीके का उनका व्यवहार है। और आज भी से वही बातें कर रहे थे, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग वो है। आप कह रहे हो कोई सुधार होगा, आप लिख के रख लीजिए 20 साल भी नहीं होगा, आप 4 प्रस्ताव और लिएगा तो भी नहीं होगा, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं तो आमतौर पर क्या खतरा होता है कि यार मुझे लोग इस रूप में जानेंगे कि मैं इस देश का चौथा स्पीकर था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, आदमी बचता है उससे। लेकिन बिल्कुल। यहाँ तो ये सम्मान का धनखड़ साहब प्रतीक के है। सुर बदले थे ना सर, केवल विपक्ष ने कहा था कि हम लेकर के आएंगे, तो सुर बदल गए थे ना धनखड़ साहब के। नहीं नहीं, धनखड़ को बेसिकली क्या था, कोई सुरबुर नहीं बदले थे, वो हमें लगता है। धनखड़ जो है बेसिकली आरएसएस के मूल का आदमी नहीं था, वो जबरदस्ती वहां पर कूद गया था पैराशूट लेकर के। जो आरएसएस के मूल का आदमी हो वो इनकी मानसिकता समझता है। इसलिए धनखड़ ने जैसे ही ओवरस्टेप की अपनी बाउंड्रीज, फिर वो कहां पहुंचे, उनकी गति क्या हुई वो भी देख लीजिए। और उस घटना से अकेले बिड़ला ने वो नहीं ली है प्रेरणा कि भाई इससे ऐसा नहीं करना हमें, तमाम लोगों ने की है इस तरह की चीज कि सरकार के खिलाफ मिस एडवेंचरस नहीं होना है, जितने भी संवैधानिक पदों पर जो भी लोग बैठे हैं। अब मुझे एक बात आइए ना, ऐसे ही तमाम चीजें जैसे इनको हटाने का विश्वास का था, ज्ञानेश गुप्ता का है, और तमाम न्यायिक पदों का है, जैसे ही धनखड़ को हटाया सबकी स्पाइन के अंदर एक शिवरिंग गई कि यार जब देश का नंबर 2 आदमी यूं जा सकता है 1 घंटे के अंदर रातों रात, तो तुम्हारा क्या होगा। उसका मैसेज सोचिएगा, वो हर आदमी के ऊपर लागू है। वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा अगर यूं हो सकता है तो बचेगा कौन। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, इसको इस देश में मीडिया ने उसको हजम कर लिया अपने तमाम कारणों के चलते, वरना वो बहुत बड़ी घटना थी। देश के इतिहास में उससे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का यूं इस्तीफा नहीं हुआ था। ये तो इस देश का नैरेटिव बिका हुआ है राम प्रकाश जी, वरना तो बहुत बहुत बड़ी घटना थी वो। और उसके फॉलोआउट्स बहुत दीर्घकालिक हैं, वो तात्कालिक तो है ही है, दीर्घकालिक बहुत लंबे हैं। वो एक मैसेज दिया जाता है पूरे सिस्टम को कि देखिए धनखड़ हमसे बड़े थे, कहाँ है वो, आज तक घर अलॉट नहीं हुआ उस आदमी को, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये चीजें हैं जो ये मैसेज देना चाहते हैं। आप आप खुद कहते हैं कि ये नया भारत है, और आपने जो कवर किया था वो पुरानी संसद थी। आपने बहुत लंबे समय तक संसद कवर किया, लेकिन वो पुरानी संसद थी, आपने नया संसद कवर नहीं किया। इस नए संसद में ये सारे नियम कानून नए हैं। इस नए संसद में ही तो ये अलाउ हुआ है ना कि आप किसी भी तरीके का अपशब्द जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आसन आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आसन आपको माफी मांगने के लिए नहीं कहेगा। इस नए संसद में ही तो हम ये नियम भी देख रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी बोलेगा वो या तो अलोकतांत्रिक होगा, या वो जो है राष्ट्र विरोधी होगा, या अमर्यादित होगा, अपशब्द होगा। और इसी देश में तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस देश के एक पूर्व सेना प्रमुख का नाम कोट करके नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ कहना चाहे तो उसको नहीं बोलने दिया जाएगा, वो पूरी की पूरी कार्रवाई स्पंज कर दी जाएगी। इसी नए संसद भवन में हम ये भी देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के अधिकतर भाषण में 70% तक का जो है वो फिल्टरेशन हो गया है। हम ये सब नए संसद में देख रहे हैं। आपके जमाने में ये क्या होता था सर? जब आप संसद कवर करते थे तो क्या ये सब कुछ होता था? नहीं होता था। तो अब जी राम प्रकाश जी, होता क्या था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत जी सारे युवा साथी हैं। लेकिन सर ये तो बताना नहीं होता है ना। आपने भाषण दिया, आप कोई भी हैं, छोड़िए लीडर ऑफ पोजिशन है या क्या, आप कोई भी सांसद है, सामान्य सांसद है, आपने कोई पूरा लंबी चौड़ी तकरीर की, उस पे अगर चेयर ने कोई पॉइंट्स उठाए तो वो आपके पास आएगा कागज कि देखिए ये शब्द है, इनको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप बताइए। तो उसमें क्या होगा, राम प्रकाश जी बताएंगे कि साहब इसमें ये है, अपना पोजीशन क्लियर करेंगे। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो हटा देंगे वो, अगर आप आपत्ति व्यक्त करते हैं तो उस पर बाकायदा आपसे विचार करके तब फैसला किया जाएगा। कल माननीय अमित शाह जी जब ज्ञान दे रहे थे राष्ट्र के नाम, आपने देखा कितना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, 74 मिनट बोले वो, कल 74 मिनट्स। उसमें उन्होंने वही जो ऐतिहासिक शब्द था जो पहले हट चुका है एक बार, उन्होंने वो शब्द फिर बोला, बोला कि नहीं बोला, 4 महीने के अंदर दोबारा वो शब्द प्रयोग किया उन्होंने। कोई बात नहीं, सारा विपक्ष कह रहा था कि साहब आप माफी मांगिए, और वो क्या कह रहे थे, पिछली बार जो किया था उन्होंने एग्जैक्टली वही किया कि अगर कुछ ऐसा है तो डिलीट कर दीजिएगा। और चेयर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप अपना शब्द वापस लीजिए, चेयर ने नहीं कहा कि आप क्षमा प्रार्थी कर दीजिए या खेद प्रकट कर, ना 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 ना। और विपक्ष के नेता के बारे में क्या कह रहे थे वो, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी वो सारी गर्मा गर्म राष्ट्रपति के भाषण वाली, तो केसी वेणुगोपाल, आपको पता वो हिंदी भाषी आदमी नहीं है, वो केरलाइट है, तो हिंदी में कभी कभी बोलता है तो जो चीजें होती हैं वो होती है, भाषा का उसका अंतर है। उसके मुंह से निकला यार, ठीक। कल उसको कितना बड़ा मुद्दा भाषणों में बनाया गया, और अमित शाह जी ने कहा कि आप चेयर को यार कहते हैं। हो सकता है वेणुगोपाल को यार का मतलब भी ना पता हो, तकिया कलाम बन जाता है कई बार, एंड यू डोंट गो इनटू दैट डेप्थ ऑफ द इशू।
उन छोटी छोटी बातों को तो आप बढ़ाते हो इतना बड़ा, और खुद जो शब्द आपने 4 महीने के अंदर दोबारा प्रयोग कर दिया, आज वो ड्राफ्ट आया सामने, आप चाहें तो दर्शकों को दिखा सकते हैं, हालांकि मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की चीज, वो ड्राफ्ट मेरे पास दोनों है, जो पहले आया और जो हटाया गया है। तो आपने संसद के अंदर लगातार 2 बार बोले, दोनों बार ये शब्द कहा, इसको क्या कहेंगे आप देश के गृह मंत्री हो भाई साहब, और संसद से बड़ा लोकतंत्र का कोई मंदिर नहीं है। ये आप कहते हो, हमें पता है आपकी क्या मान्यता है उसके बारे में, लेकिन आप कहते हो, और उस संसद में लगातार दूसरी बार आप इस तरह का शब्द प्रयोग करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप बहुत महान हो गए, आप बहुत बलशाली हो गए, आप किसी को कुछ भी बोल, ठीक है ये चेयर वेयर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि आप क्या कर रहे हो? जो व्यक्ति दूसरी भाषा का है, उसके मुंह से निकले हुए शब्द को तो आप संसद की अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ, उसमें सारे यूज कर रहे हैं उस बात को कि उन्होंने ऐसा कहा, चेयर के बारे में ये कहा, चेयर की अवमानना होगी। और जब चेयर वहां बैठी हुई है, जब आप इतने ऐतिहासिक शब्द प्रयोग करते हो, तब तो शायद मान बढ़ता है उसका, चेयर का, शायद मान सम्मान संसद का भी बढ़ता होगा, हमारे लोकतंत्र की भी छवि मजबूत होती है। बट एब्सर्ड दिस पीपल टॉक, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप बताइए ना, आज की तारीख में भारत के अंदर किस बात पे चर्चा होनी चाहिए? कोई एक कारण ये बता दीजिए कि वो क्यों नहीं हो रही है। कल एक कारण सरकार बता दे, ये चर्चा क्यों नहीं हुई आज? राहुल गांधी को नहीं बोलने देना था, अपने मंत्री को बुलाते। आपको नहीं पता था कि ये मुद्दा उठेगा? देश के अंदर एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी, सब चीजों की, कमर्शियल गैस, क्या आप सरकार के पास आईबी वगैरह रिपोर्ट नहीं करते किस तरह की परिस्थितियां हैं? आपको सुओ मोटो नहीं करना चाहिए क्या ये? आपने कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई क्या? आपने कोई उनको कॉन्फिडेंस में लिया क्या सारी संसद को? लोकतंत्र के तो यही टूल्स होते हैं सरकार चलाने के। या आपके पास कोई टेंडर आ गया है कि आपको मई 2029 तक कोई छेड़ नहीं सकता? शायद उनको ऐसा महसूस होता है, हकीकत में ऐसा होता नहीं। जी, हकीकत तो वैसे भी ज्यादातर चीजों से हकीकत अलग ही रहती है, जो सरकार, खास करके सरकार के द्वारा बताई गई मुद्दों पर, वैसे ही जैसे देश के हालात में हो रही है, वैसे ही जैसे बिरला जी के व्यवहार में हो रहा है, वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, इस देश में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी कितनी रहती है, संसद में कितनी रहती है, इस पर कोई बात नहीं होती। आज जब देश में हाहाकार मचा है, तब जो है प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं। सर, जब प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, ऐसे में विपक्ष को ये सवाल पूछने की जरूरत क्या है कि देश की जनता इस तरीके से त्राही त्राही कर रही है? आखिर प्रधानमंत्री जी को देश की इसी जनता ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से मैं अभी कह रहा था आपसे कि भाई होता क्या है, ये तो देश को बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारी सरकार करती है। पीयूष गोयल साहब इतना वाहवाही कर रहे थे कि ट्रेड डील से गजब का फायदा होने जा रहा है। बताया क्या उन्होंने फायदा, क्या फायदा होने जा रहा है? देश के किसान संगठन, विपक्ष, सब लोग पूछते रह गए, बताया क्या उन्होंने? वैसे ही तमाम मामलों में होता रहा है। आज हमारी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है, भारत में पर्याप्त ईंधन मौजूद है, पर्याप्त सोर्स मौजूद है, पर्याप्त तेल है, पर्याप्त गैस है। कहां है, कैसे मिलेगा लोगों को? ये जो लाइनें लग रही है वो क्यों लग रही है? क्या बता रही है क्या सरकार, जो तमाम मुद्दों पर बताएगी, जो नेता प्रतिपक्ष को इस पर चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है? ये बताने की जरूरत ही नहीं उनको, कहां बताते हैं? अब तो 12वां साल हो गया, उनको पता है कि चीख चाक के रह जाएगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो हमने करना है हम करेंगे। कल गृह मंत्री जी ने बताए नहीं थे, कल आप राम प्रकाश जी कमाल करते हो, कल गृह मंत्री जी ने बताए नहीं थे कि टैरिफ डील के कितने फायदे हैं? बता तो दिए थे, लाभ ही लाभ है, बस बता दिया एक लाइन। आपको समझ में ना आए तो ये आपका मेरा कसूर है, अगले ने तो बता दिया टैरिफ के लाभ ही लाभ है, किसानों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, किसानों का कैसे फायदा होगा ये नहीं पता, बस उनको, किसी को भी नहीं पता, वो पीयूष गोयल को भी नहीं पता, मोदी को भी नहीं पता, फिर अमित शाह जी को कैसे पता होगा? फिर वो क्या कह रहे थे? सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि पूरा विश्वास प्रस्ताव था स्पीकर के खिलाफ और पूरे निशाने पे थे राहुल गांधी। क्या कह रहे थे? जब बोलने का वक्त होता है तो ये विदेशों के अंदर होते हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट भेज दी, आपको भी भेज दी है, प्रोडक्शन टीम को भी, कि कितनी संसद सत्रों के दौरान आज तक, जब से पीएम बने हैं तब से लेकर आज तक, कितनी बार संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री जी विदेश में रहे हैं। क्योंकि विपक्ष को यह बात पूछनी चाहिए थी, अकेले एलओपी के ऊपर जब अटैक कर रहे थे, लेकिन विपक्ष का भी चलो खैर अपनी चीजें होंगी, तो मैंने वो आपको पूरा दिया है कि जब किस किन सत्रों के दौरान आज तक, संसद सत्र के दौरान मोदी जी विदेश में रहे। क्या अमित शाह जी इसका जिक्र करते हैं? सवाल ये नहीं है राम प्रकाश जी, सवाल है सिलेक्टिविटी का। जो आपको सूट करता है आप कुछ भी बोलिए, मैं पूछूं तो मेरा जवाब मत दीजिए, इतनी सी तो बात है। और ये नया नॉर्मल है। सूत्र इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर हर बात सूत्री तो कह रहे, कोई और कह रहा है क्या? केवल सूत्र कह रहे। आज आपने, मैं सुबह से हैरान था, मुझसे 10 लोगों ने ये पूछ लिया कि साहब ये खबर सच है या झूठ है।
कौन सी साहब? ये ईरान वाली। तो इसको मैं आप फिर वही एक बात कह रहा हूं, ईरान ने भारत को स्ट्रेट हॉर्मुज से तेल लाने की अनुमति दे दी। ठीक, ईरान ज्यादातर देशों के जहाज रोक रहा है लेकिन भारत के नहीं रोकेगा। ये खबर सूत्रों के हवाले से। इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी बात सूत्र क्यों बता रहे हैं? सरकार में बैठे लोग इतने घनघोर टाइप के मुंह चोर क्यों हैं? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुंह बली हैं सारे के सारे, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? एक कूटनीतिक कामयाबी को सामने रखकर जनता को भरोसे में लेने का काम भी इनसे क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो कामयाबी है ना, अगर उन्होंने परमिशन दी है तो कूद के आइए और मोदी जी ट्वीट करें इस पे तो कि कमाल हो गया। लेकिन मोदी जी का शायद ईरान का नाम लेने से मना किया है। यूएन के प्रस्ताव में भारत का ये कहना कि चीन जो अपने क्या नाम है ईरान विरुद्ध वो जो हमले कर रहा है वो गलत है, और जो उन्होंने हमले किए, जो उन्होंने खमनेई को मारा, उसमें भारत चुप है। ये भारत की विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति राम प्रकाश जी समकालीन विश्व के इतिहास में सबसे डिजास्टर्स है, सबसे डिजास्टर्स, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने 12 साल केवल अपनी मार्केटिंग के जरिए खुद को फर्जी विश्व गुरु बनाने के लिए देश के सारे संसाधन जोड़ लिए। अरबों रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च किया गया, उसका कुल जमा क्या निकला वो अब सारे देश के सामने है। ईरान जैसा दोस्त, इस बात में गवा दिया आपने। आप इजराइल से क्या लेना चाहते हो बता दो देश को एक बार। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ये कह रही है कि भारत को हमने तेल की परमिशन दे दी। कह रही कि नहीं कह रही? कल दिखाया था ना हमने। इससे बुरी बात कोई हो सकती है क्या? उनका मंत्री हमारे यहां अपने रायसीना डायलॉग में आकर कहता है कि हमने जो चीन के साथ गलती की थी वो हम अब नहीं करेंगे, और 20 साल पहले जो हमने की थी भारत को अपना कंपटीटर नहीं बनने देंगे। आप इसको छोटी बात मानते हो? आपका मेहमान आपके घर में आकर के ये बात कह जाए और ये सरकार मुंह से ना बोले। और अमित शाह के तेवर देखे थे कल कि जैसे वो विश्व विजेता हो। प्रधानमंत्री का केरल में भाषण देखा था आपने? जैसे उनसे महान कोई नेता ही ना हो। और आज तक आपने कभी किसी मुद्दे की बात पे उनको बात करते हुए देखा है? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बता दीजिए। कभी किसी ने देखा हो कि जो देश के समकालीन मुद्दे हैं, जिन सवालों को लोग सुनना चाहते हैं नेतृत्व की तरफ से, किसी एक का जवाब दिया हो तो बता दीजिए। तो सरकार के लोग हकीकत सोचिएगा, आज भारत सरकार इस परिस्थिति में है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं आपको, जिम्मेदारी के साथ। भारत सरकार के लोग अपने मुंह से ईरान का नाम भी लेने की स्थिति में नहीं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट 100% ब्लैकमेल हो रही है, ये कहने में भी किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज आप जहां खड़े हो, यू आर ट्रैप्ड, यू आर कंप्रोमाइज्ड एंड यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इट्स ए फैक्ट बिफोर द नेशन। बिल्कुल, देश के सामने बहुत सारा सच देश के लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन सरकार किसी भी परिस्थिति को मानने को तैयार नहीं है। चर्चा कराना उनके लिए इसलिए संभव नहीं क्योंकि उन्हें भी पता है, जो बात अभी आप कह रहे थे सर, कि उन्हें भी पता है कि वो क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उन्हें ना तो ये पता है कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, उन्हें ना ये पता है कि युद्ध कितना समय तक चल सकता है, उन्हें ना तो ये पता है कि इसके बाद हमारा क्या होगा, हम कैसे उभरेंगे। अभी जो संकट हम झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार इसके बावजूद भी अभी इतने समर्पण के बाद भी ट्रंप साहब अपनी नजरें टेढ़ी किए हुए हैं। वो जब भी मुंह खोल रहे कुछ बोल ही रहे। अब वो कह रहे हैं कि हम आपके ट्रेड की जांच कराएंगे, आपने क्या क्या गलत किया, उसके बाद उस पर नया टैरिफ लगाएंगे। मतलब इतने समर्पण के बाद भी अभी वो नए टैरिफ की मार की तलवार अलग से लटक ही रही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में सरकार देश के लोगों को क्या बताए, संसद में विपक्ष के साथ क्या बहस करे। शायद इसीलिए बिरला साहब का वापस आना बहुत जरूरी था और चर्चा करवा करके उन्होंने अपना ये काम किया, क्योंकि बिरला साहब रहेंगे तभी ये सिचुएशन संभल सकती थी। ये सिचुएशन जगदंबिका पाल साहब भी नहीं संभाल सकते थे, भले ही वो बिरला साहब से भी ज्यादा समर्पित दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं संभाल पाते। इसके लिए बिरला जी स्पेशलाइज्ड आदमी है, वो चाहिए थे, इसीलिए चर्चा पहले ज्यादा जरूरी थी शायद। अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है अभी। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।